बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फ़िज़िक्स 10th क्लास की इसके देखें हमने 12 चैप्टर के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब लाइट के बारे में जो हमारा चैप्टर है, इसके हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन पुराने बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। इसमें हमने तकरीबन 50 बोर्ड के पेपर में से ये सवाल निकाले हैं और उनके नोट्स बनाए हैं, उनको कंपाइल किया है। तो 12 चैप्टर का यहाँ पर जो सवाल आया हुआ है इस पेपर के अंदर, राइट 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रोशनी के रिफ्रैक्शन के 2 कवानीन बताने हैं। एक ये सवाल है और दूसरा सवाल है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ लाइंग एट 2f, अगर कोई सी ऑब्जेक्ट जो 2f के ऊपर मौजूद हो ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस के, देन व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, ड्रा डायग्राम। तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, उसकी डायग्राम बनानी है। तो ये सवाल है। तो उसके बाद जो तीसरा सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, पानी के क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मालूम करनी है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33 एंड दैट ऑफ एयर इज़ 1। तो आगे चौथा सवाल है राइट एनी 2 यूजेज ऑफ लाइट पाइप इन आवर डेली लाइफ। तो ये मैंने आप लोगों को सवाल दिखा दिए हैं। तो ये सवाल हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसी तरह से हमने 50 बोर्ड के पेपर में से सवाल ढूंढे और उनको हमने यहाँ पर लिखा। तो इस तरह से हमने ये नोट्स कंपाइल किए हैं। तो ये नोट्स उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए एक जैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उर्दू और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने हैं। और उम्मीद है कि यही सवालात बार बार रिपीट होते रहते हैं, यही सवालात बार बार आते हैं, क्योंकि जब तकरीबन 30 से 35 पेपर तक जब आप सवालात निकाल लेते हो, उसके बाद सारे सवालात रिपीट होने लग जाते हैं। और बहुत कम मुश्किल है कि कोई ऐसा सवाल आए कि जो किसी और पेपर में भी आया हुआ हो। तो इस तरह से फिर रिपीटिशन की वजह से आप 50 तक अगर पेपर देख लो तो आपको और सवाल नहीं मिलेगा जो बोर्ड के पेपर में आया हुआ हो, सारे के सारे सवालात आ जाते हैं। तो अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं, तो मैं सारा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें देखें जो पहला सवाल है ये वाला, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ लाइंग एट 2f। तो ये वाला पहले दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले देख लें, ये चैप्टर नंबर 12 है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, बोर्ड्स शॉर्ट क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ लाइंग एट 2f, अगर कोई सी ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर मौजूद हो, ऑफ आ कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस के 2f के ऊपर मौजूद हो, देन व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ इमेज। तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, फॉर्म मतलब बनेगी, ड्रा डायग्राम, इसकी डायग्राम भी बनाकर दिखानी है। तो ये पहले डायग्राम इसकी देख लें। ये कन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है, ये कन्वेक्स लेंस बना दिया। तो कन्वेक्स लेंस के अंदर दरमियान में आपने ये एक लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये दरमियान वाली लाइन ड्रा कर दी, इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपने ये कन्वेक्स लेंस सारा, यहाँ पर ये कन्वेक्स लेंस बना हुआ है। तो इसके जब यहाँ से आप देखते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना फासला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उतना ही फासला है। तो ये तकरीबन उतना फासला लिया हुआ है। तो पहला जो है यहाँ पर 1f आएगा, तो इधर भी यहाँ पर 1f आ जाएगा। फिर आप जितना यहाँ से यहाँ तक फासला उतना ही आपने आगे लेना है और उसका नाम 2f रख देना है। सॉरी, यहाँ पर 2f इरेज नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पर ये 1f हो गया और ये 2f बन गया। इसी तरह इधर ये 1f है और यहाँ पर ये 2f है। तो आपका हमारा सवाल ये था इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ लाइंग एट 2f, अगर कोई सा जिस्म 2f के ऊपर मौजूद है, तो हमने 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट बना दी। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट है 2f के ऊपर बना दी। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट 2f ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, देन व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ इमेज। तो फिर उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, ये इसकी इमेज है, तो ये इमेज बतानी है कहाँ पर बनेगी और डायग्राम बनानी है। तो देखिए, आप जब आपने 2f के ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो आपने उसमें से एक रे ऐसी लेनी है कि जो इसके ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, मतलब दरमियान में से गुजरेगी। तो एक रे आपने ऐसे बिल्कुल सीधी ले ली जो बिल्कुल इसके दरमियान में से गुजर गई और सीधी चली गई। तो ये रे डायग्राम बनाने के कवानीन हैं, रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो उस रूल के मुताबिक आपने एक रे लेनी होती है जो बिल्कुल दरमियान से गुजर जाए, ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर कर सीधी चली जाए। तो दूसरी रे आपने लेनी होती है कि जो इसके पैरेलल आए,
तो ये पैरेलल ले लिया है, तो ये वाली रे ले लेनी है जो बिल्कुल इसके पैरेलल आएगी। तो ये जब लेंस से टकराएगी तो टकराने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाएगी, जब लेंस में से गुजरेगी ना तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि अपना रास्ता बदलेगी। तो रास्ता बदल कर ये फिर एफ़ में से गुजरेगी। तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है एफ़ जिसे कहते हैं, इसमें से गुजरेगी दूसरी साइड पे। तो यहाँ पर ये ऐसे फिर दूसरी साइड पे गुजर कर ऐसे चली जाएगी। इसी तरह से फिर एक तीसरी रे एक और ले लो, 2 रे से भी इमेज बन जाती है, लेकिन तीसरी रे आप ले लें तो वो तीसरी रे भी इसी जगह पर आकर मिलती है। तो तीसरी रे ये वाली ली हुई है कि अगर आप इधर एफ़ में से गुजार कर एक ले लेते हो तो वो गुजरने के बाद पैरेलल हो जाती है, मतलब इसका उलट हो जाती है। तो इस तरह ये जब इसमें से गुजरती है तो जब लेंस के साथ अंदर आती है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है, लेंस उसका रास्ता बदल देता है, तो इस तरह से वो इस तरफ को चली जाती है। तो अब ये तीनों जो हमारी रेज़ हैं वो यहाँ पर आकर मिल रही हैं, तो इनको हमने इस एरो के साथ हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा करके इमेज बना दिया है। तो ये जो हमारी ऑब्जेक्ट थी उसकी ये वाली इमेज बन चुकी है। तो इस तरह से ये हमारी रे डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। आपने एरो लगा देने हैं, इसके ऊपर एरो इस तरफ को जा रहे हैं, इसका मतलब है रोशनी की शुआएं इस तरफ को आ रही हैं। तो इस तरह से हमारी ये इमेज डायग्राम बन चुकी है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का है उतना साइज़ इमेज का है। ये ऑब्जेक्ट अगर 2F के ऊपर है तो इमेज भी 2F के ऊपर है, और ऑब्जेक्ट सीधी है तो इमेज उसकी उल्टा है, उसे इन्वर्टेड कहेंगे, उल्टी इमेज बनी है। तो इस तरह से ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज बता देनी है। दी इमेज इज़ एट 2F, इमेज जो है ना वो 2F के ऊपर बनी है, ये इमेज है यानी कि शुबिया है। और रियल है, रियल का मतलब है इसे पर्दे पर ले सकते हैं, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी है। द सेम साइज़ है ऑब्जेक्ट, और इसका साइज़ भी उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप बुक में से भी इसको रे डायग्राम को देख सकते हो। तो ये रूल्स के मुताबिक रे डायग्राम बनानी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। पानी के लिए क्रिटिकल एंगल की आपने वैल्यू मालूम करनी है। तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33, जो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि n है वो 1.33 है। एंड दैट ऑफ एयर, और हवा का जो है ना वो इज़ 1, वो हवा का 1 है। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल दिया हुआ है, ये सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, और ये सवाल में हमने पिक किया। तो इसमें देखो कि आपने फार्मूला लगाना है साइन R ओवर साइन I, साइन R ओवर साइन I इज इक्वल टू n। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने का फार्मूला है। तो आपने यहाँ पर इसको n को आप इसके साथ साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन I के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया। अब इसके नीचे 1 लगा दो, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो साइन R जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया। अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है, n साइन I इज इक्वल टू साइन 90। तो यहाँ पर जो R है वो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 उसने बताया हुआ था, उसकी वैल्यू पुट कर दी। और ये n की वैल्यू उसने बताई थी कि 1 है, n साइन I इज इक्वल टू 1, और n अकेले की जो वैल्यू है वो उसने बताई हुई थी 1.33। तो इसमें देखें जब साइन 90 आप निकालोगे कैलकुलेटर के साथ, उसका आंसर 1 आएगा। तो लिहाजा n साइन I के ऊपर मैंने कैप डाल दी है, तो कैप जो है ना वो शो करती है कि ये एंगल है, तो I एंगल है, इस वजह से मैंने ऊपर कैप डाल दिया। तो ये n साइन I इज इक्वल टू 1, 90 का जब साइन निकाला आपने तो 1 आंसर आ गया। अब हमें पता है कि n उसने दिया था 1.33, उसने n की वैल्यू दी थी। तो आपने यहाँ पर n की जगह पर 1.33 पुट कर दी, साइन I इज इक्वल टू 1 वैसे ही आ गया। अब आप 1.33 साइन I के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, अगर कोई साइन ना हो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई ही होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इधर जाकर डिवाइड कर दोगे तो 1 डिवाइड बाय 1.33 आ जाएगा। तो ये 1 ओवर 1.33 है। तो 1 ओवर 1.33 को आप डिवाइड करके आंसर निकाल लो, या आप ऐसे ही ये जो साइन है इसको आप इधर लेकर आओगे तो साइन इन्वर्स बन जाएगा, साइन -1 इसकी पावर बन जाएगी, और जो I है हमारा जो इंसिडेंट एंगल है I वो इधर ही रह जाएगा। तो साइन इन्वर्स जब इधर आएगा तो अब आप इसका जो है ना कैलकुलेटर से 1 ओवर 1.33 मतलब 1 को अंदर आके 1.33 पे डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा आपने उसका साइन इन्वर्स लेना है। तो साइन इन्वर्स कैसे लेते हैं कि पहले आप
शिफ्ट दबाओगे और उसके बाद शिफ्ट दबाने के बाद आपने साइन दबा देना, अपने कैलकुलेटर का साइन प्रेस कर देना है, तो लिहाजा आपके पास साइन इन्वर्स बन जाएगा। तो यूँ आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 48.80। तो ये मैं लेकर दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को कैलकुलेटर से लेना आ जाए। तो देखें, ये कैलकुलेटर में पहले आपने ये शिफ्ट का बटन दबाना है, शिफ्ट का प्रेस किया, उसके बाद आपने ये साइन को प्रेस करना है, तो ये साइन है, आप इसको प्रेस करोगे तो ये हमारे पास साइन इन्वर्स आ गया। कैलकुलेटर पर लिखा हुआ आप लोग को शायद नज़र आ रहा हो, साइन इन्वर्स आ चुका है लिखा हुआ। तो साइन इन्वर्स को आपने ब्रैकेट में आपने अब वैल्यू पुट करनी है, तो ये आपने पहले ये वाली ब्रैकेट प्रेस की और उसके बाद आपने 1.33 लिखना है, तो 1 लिख दिया मैंने, 1 को प्रेस किया। उसके बाद आपने ये फ्रैक्शन वाला हमारा बटन है तो इसको प्रेस करोगे, इसको प्रेस किया, उसके बाद नीचे आपने डिवाइड करना है 1.33 पे, तो 1.33 हो गया। इसको 2 दफ़ा प्रेस करके 33 बन गया और इसको आप ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना। ऐसे ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद आपने ये इक्वल साइन आप दबाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको इक्वल साइन को प्रेस किया तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अब ये जो आंसर आया है तो ये क्रिटिकल एंगल का आंसर होता है। तो ये जो हमने इसको सी से ज़ाहिर करते हैं तो 48.8 आपका क्रिटिकल एंगल का आंसर आ जाएगा। तो यही हमें चाहिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट एनी 2 यूजेस ऑफ लाइट पाइप इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में लाइट पाइप के 2 इस्तेमाल बताएं। तो देखें, ये सवाल ये दिया हुआ है, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ लाइट पाइप इन आवर डेली लाइफ। रोशनी का जो पाइप होता है वो हमारी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल होता है, उसके आपने 2 इस्तेमालात बताने हैं। तो यहाँ से रोशनी का पाइप मेडिकल में इस्तेमाल होने वाला रोशनी का पाइप है। दे आर यूज्ड टू इल्यूमिनेट द इनएक्सेसिबल प्लेसेस। ये ऐसी जगहों को रोशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते। बाय द डॉक्टर और इंजीनियर, डॉक्टर या इंजीनियर इनको इस्तेमाल करते हैं। दे कैन आल्सो यूज टू ट्रांसमिट इमेज फ्राम वन प्लेस टू अनदर। किसी इमेज को, किसी तस्वीर को, शबिया को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसका नेक्स्ट सवाल देखें, ये भी इसी पेपर में ही है। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज बताने हैं। तो ये देखें, राइट 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के 2 कवानीन बताएं, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन के आए हैं, रिफ्रैक्शन के नहीं आए। राइट 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ये दिया हुआ, तो ये रिफ्रैक्शन वाला कहीं और आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आए हैं तो ये 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखे हैं अभी। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 कवानीन हैं। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे जो आने वाली शुआ होती है, दी नॉर्मल का मतलब है 90 वाली लाइन, दी रिफ्रैक्टेड रे का मतलब है निकलने वाली लाइन, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो नुक्ता जहाँ पर वकू होती है, लाइन आ जाती है, वो तो नुक्ता है वकू उसे कहते हैं। तो जहाँ पर लाइन आकर टकराती है शीशे के साथ या लेंस के साथ। आल लाई इन द सेम प्लेन, सारे एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि टकराने वाला एंगल, रे के टकराने वाला एंगल इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्ट होने वाले एंगल से बराबर होता है। साइन आई इज इक्वल टू आर, तो आई वाला एंगल जो यानी कि इंसिडेंट एंगल बराबर है रिफ्लेक्टेड एंगल के। ये जो लाइन है, ये जो इस तरह से बना हुआ है, ये एंगल का निशान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने इसी तरह बताते जाना है आप लोगों को। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज इट्स यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ करनी है और इसके यूनिट क्या होते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ आ मीडियम, किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको एन से ज़ाहिर किया जाता है। इज़ द रेशियो, वो एक निस्बत होती है, ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार की,
निस्बत होती है इन एयर हवा के अंदर टू द स्पीड वी उस रफ्तार के साथ ऑफ लाइट रोशनी की इन द मीडियम किसी मीडियम के अंदर, यानी कि हवा वगैरह के अंदर। पहले नंबर पे आई है ना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हवा के अंदर, और दूसरी है किसी भी मीडियम है। किसी मीडियम का मतलब यह है कोई सा शीशा है या कोई सा पानी है, किसी भी चीज़ के अंदर रोशनी की रफ्तार क्या होती है। तो दोनों मीडियम के अंदर रोशनी की रफ्तार को मालूम कर लिया जाता है और उसकी फिर उनको डिवाइड करके आंसर निकाल दिया जाता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जैसे देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर लिख दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हवा के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम का मतलब है शीशा वगैरह, तो स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास कह दो, शीशा कह दो। तो इनको आप डिवाइड करके आंसर निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब एन है, तो उसको एन से ज़ाहिर करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट को सी से ज़ाहिर करते हैं, और वी से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को ज़ाहिर करते हैं। तो इसके क्योंकि ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, तो एक दूसरे को स्पीड के स्पीड यूनिट काट देते हैं। तो लिहाजा देयर इज नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई यूनिट नहीं होते, क्योंकि अगर आप यूनिट निकालने की कोशिश करोगे तो मीटर पर सेकंड ही ऊपर आने हैं स्पीड के यूनिट, और मीटर पर सेकंड ही नीचे आने हैं स्पीड के यूनिट। तो ये सारे यूनिट एक दूसरे को काट देते हैं, लिहाजा इसके कोई यूनिट नहीं होते। डिफाइन स्नेल लॉ, स्नेल लॉ की तारीफ करें, राइट डाउन इट्स फार्मूला, इसका फार्मूला भी बताएं। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल के साइन की रेशियो टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, जो रिफ्रैक्ट एंगल हुआ है उसका साइन लेना है। इज़ ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, हमेशा वो एक कांस्टेंट के बराबर होती है, विच इज़ नोन एज स्नेल लॉ, जिसको स्नेल लॉ बोला जाता है। तो फार्मूला क्या होगा, साइन आई ओवर साइन आर। तो साइन आई और साइन आर के अंदर जो निस्बत है, ये रेशियो ऊपर नीचे शो करती है, इज इक्वल टू एन, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक दूसरा फार्मूला भी है, एक पहले रोशनी के लिहाज से फार्मूला था, एक ये स्नेल लॉ का साइन आई ओवर साइन आर के लिहाज से फार्मूला बन गया। अब व्हाट इज़ मीन्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स लार्जर, जब इंसिडेंस एंगल बड़ा हो जाता है, दैन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से नो रिफ्लेक्शन अकर, तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होती। रिफ्लेक्शन का मतलब है टकरा कर वापस आना। जी स्टूडेंट, यहाँ पर रिफ्रैक्शन आएगा व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर दैन द क्रिटिकल एंगल, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। नो रिफ्रैक्शन अकर्स, यहाँ पर आपने रिफ्रैक्शन का वर्ड यूज़ करना है, नो रिफ्रैक्शन अकर, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, यानी कि सी वाला। द इंटायर लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, सारी रोशनी मुनक़स हो जाती है, यानी कि वापस आ जाती है इन टू द डेंसर मीडियम, उसी मीडियम के अंदर, यानी कि शीशे वगैरह के अंदर। दिस इज़ नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में क्या फ़र्क है। तो कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर, एक गोल शीशा, हुज HOSE ये स्पेलिंग है, हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, जिसकी अंदर वाली मुड़ी हुई सतह रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, इज कॉल्ड कनकेव मिरर, उसको कनकेव मिरर कहते हैं। बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, दोनों वर्चुअल और रियल इमेज कनकेव मिरर से बन सकती हैं। कन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर, एक गोल शीशा, हुज, यहाँ पर भी स्पेलिंग आपने HOSE ये वाले स्पेलिंग लिखने हैं, हुज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, जिसकी बाहर वाली सतह रिफ्लेक्ट होती है, बाहर वाली सतह रोशनी को मुनक़िस करती है, इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से सिर्फ मजाजी यानी कि आर्जी सी और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनती है। डिफाइन पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स यूनिट, लेंस की ताकत की तारीफ़ करें और इसके यूनिट बताएं। पावर ऑफ लेंस इज़ डिफाइंड एज, लेंस की पावर की तारीफ़ ऐसे कर सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर, किसी भी लेंस की फोकल लेंथ का उल्टा लेना, रेसिप्रोकल मीन के उल्टा लेना, इन्वर्स लेना,
जब फोकल लेंथ मीटर में दी हुई हो तो उसे उसकी पावर कहा जाता है, लेंस की पावर कहा जाता है। दी एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना पावर ऑफ लेंस की, वो डायोप्टर होती है, डिनोटेड बाय डी। उसको डी से लिखा जाता है, यहाँ पर डी ई आना है, डी नोटेड। तो डी नोटेड, डी ई एन ओ टी ई डी, डी नोटेड बाय डी, इसको डी से जाहिर किया जाता है। डिफाइन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की तारीफ करें। दी एंगल ऑफ इंसिडेंस, टकराने वाला एंगल या वकूआ एंगल, फार विच, जिसकी वजह से दी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन वाला एंगल 90 बन जाता है, इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो इसको क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। डिस्क्राइब द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रोशनी के रिफ्रैक्शन के कवानीन बताएं। तो यही वाला सवाल था जो हमारे पेपर में मौजूद था, तो ये वाला वही पेपर मैंने उठाया। तो इस पेपर के अंदर देखें, राइट टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कवानीन बताए हैं। तो ये रिफ्रैक्शन के भी कवानीन आ गए, पीछे रिफ्लेक्शन के आए थे ना, अब ये रिफ्रैक्शन के आ गए हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के भी दो कवानीन हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर होते हैं, आर लाई इन द सेम प्लेन, सारे एक ही प्लेन में होते हैं। पहला कानून वैसा ही है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल का अगर साइन लेते हो आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्टेड एंगल का अगर साइन लेते हो तो आर का इज़ ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं। साइन आई और साइन आर इज इक्वल टू एन, तो एन के बराबर होते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। तो इसको स्नेल लॉ भी कहा जाता है। ये इसका रिफ्रैक्शन का दूसरा कानून है। अब देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय रिजोल्विंग पावर ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट, एक आले की रिजोल्व करने की, रिजोल्व का मतलब होता है वाजे करके दिखाने की ताकत क्या होती है। द रिजोल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी आले की वाजे करके दिखाने की ताकत, इज इट्स एबिलिटी, वो इसकी काबिलियत होती है, टू डिस्टिंग्विश, के वो फ़र्क करे, बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, दो करीब करीब रखी हुई चीज़ों के दरमियान फ़र्क करके दिखाए। आर पॉइंट सोर्सेज, यहाँ पर पॉइंट वाले कोई दो नुकात हों, कोई पॉइंट कोई सोर्सेज मतलब कोई चीज़ निकलने वाले कोई दो नुक्ते हों, तो उसमें फ़र्क बताए। मतलब यह है कि अगर आपने मक्खी की आंखें देख रही हैं तो मक्खी के अंदर कंपाउंड आइज होती हैं, काफ़ी ज़्यादा आंखें होती हैं, हमें तो उसकी एक आँख ही अगर नज़र आती है अगर सिंपल माइक्रोस्कोप से देखें तो। लेकिन अगर किसी माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर ज़्यादा होगी तो उसकी कंपाउंड आए, यानी कि एक आँख के अंदर हज़ारों लाखों आँखें हमें नज़र आ सकती हैं। तो ये रिजोल्विंग पावर की वजह से हमें फ़र्क का पता चलता है। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी की रिफ्लेक्शन की तारीफ करनी है। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम, जब रोशनी एक ख़ास मीडियम में जा रही होती है, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, एक और मीडियम के सतह के ऊपर गिरती है, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक, तो इसका कुछ हिस्सा वापस आ जाता है, इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको रोशनी की रिफ्लेक्शन कहा जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की आपने वैल्यू बतानी है कि वो कितनी वैल्यू आती है। फॉर वाटर, इफ़ द रिफ्रैक्टेड एंगल इज़ 90, वेयर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33 एंड दैट ऑफ एयर इज़ 1.00। तो ये वही वाला सवाल ही है, तो पहले भी ये सवाल आ चुका है, हम इसे सॉल्व कर चुके हैं इस प्रॉब्लम को। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, डिफाइन इट, लेंस की पावर की कौन सी यूनिट है उसकी तारीफ करें। दी एस आई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, एस आई यूनिट जो पावर ऑफ लेंस की है वो डायोप्टर है। डिनोटेड, यहाँ पर डी ई आएगा और एन ओ आएगा। डिनोटेड बाय अ सिंबल डी, इसको डी सिंबल से जाहिर किया जाता है। वन डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ अ लेंस, वन डायोप्टर एक लेंस की ताकत होती है। हुज HOSE, हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर तक हो तो उसकी जो पावर होती है वो 1 डायोप्टर होती है। ये इसकी डेफिनेशन है। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस की तारीफ करनी है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब टकराने के बाद, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रोशनी की शुआएँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ आ रही होती हैं, पैरेलल आ रही होती हैं, कन्वर्ज टू अ पॉइंट, वो एक ही नुक्ते पर इकट्ठी हो जाती हैं, उसको एफ कहते हैं, कन्वर्ज टू अ पॉइंट एफ। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है।
डिफाइन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की तारीफ करें विद डायग्राम, एक्सप्लेन विद डायग्राम, और डायग्राम के साथ उसकी तशरीह भी करें। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, वो तरीका जिसमें रोशनी मुड़ जाती है, बेंड का मतलब मुड़ जाना, एज इट पासेज फ्राम वन ट्रांसपेरेंट मटेरियल इनटू अनदर, जब जैसे ही वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, शफाफ मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसको रोशनी की रिफ्रैक्शन कहा जाता है। रिफ्रैक्शन का मतलब है रास्ता बदलना। तो देखें यहाँ पर ये डायग्राम भी बनाई है कि ये एक शीशा दिया हुआ है, ये वाला सारा एक शीशा है, स्लेब है शीशे की, इसके ऊपर ये इंसिडेंट रे आई है, ये इंसिडेंट रे है। तो ये जहाँ पर आकर टकराई है ना रोशनी इसके साथ, वो एंगल जो नॉर्मल के साथ बना है ये नॉर्मल है। सीधी लाइन जो 90 के एंगल पर लाइन बनाई जाती है वो नॉर्मल होती है। इस दोनों तरफ ये 90 का एंगल बना रही है, तो इसको नॉर्मल की लाइन कहा जाता है। ये डॉटेड लाइन है वो नॉर्मल की लाइन है, ऊपर इसका नाम भी लिखा हुआ है नॉर्मल। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, इसे इंसिडेंट एंगल कहा जाता है या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। अब रोशनी जब शीशे के अंदर घुसी है तो उसने रोशनी अपना रास्ता बदल लिया है, वो नॉर्मल की तरफ झुक गई है, तो रोशनी जो है वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाती है। अब ये टेढ़ी लाइन जहाँ पर आकर निकली है बाहर, तो ये वाली जो नई रे बनी है वो इमरजेंट रे है, बाहर की तरफ जाने वाली रे, और ये जो अंदर वाली मुड़ी हुई रे है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। और ये बाहर वाली सतह हवा है, एयर है, और अंदर वाली सतह ग्लास है यानी कि शीशा है। तो ये वाला जो एंगल बना है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि मुड़ने वाला एंगल, यहाँ पर मुड़ गई है ना मुड़ने वाला एंगल। तो इस तरह से हम रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाया ग्लास ब्लॉक, एक ग्लास का ब्लॉक है, शीशा है मोटा सा, उसके ज़रिए से रिफ्रैक्शन को दिखाया है। व्हाट डू यू मीन बाय नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ विजन, आँख का करीबी नुक्ता और दूर वाला नुक्ता क्या होता है देखने वाला। द नियर पॉइंट ऑफ द आई, आँख का करीब का नुक्ता, इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, वो कम से कम फासला होता है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी चीज़ का, फ्राम द आई आँख से, ऑफ फ्राम द आई आँख से, एट विच जिस पर, इट प्रोड्यूसेस अ शार्प इमेज, एक तेज़ इमेज पैदा करती है, वाज़े इमेज पैदा, शार्प का मतलब वाज़े इमेज पैदा करती है, ऑन रेटिना, रेटिना के ऊपर। दिस डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इस फासले को देखने का कम से कम फासला भी कहा जाता है जिससे कोई चीज़ वाज़े नज़र आती है। फार पॉइंट यानी कि दूर वाला नुक्ता क्या होता है, दी फार पॉइंट ऑफ द आई, आँख का दूर वाला नुक्ता, इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा फासला होता है, ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर वाली चीज़ का, फ्राम द आई आँख से, ऑन विच द फुली रिलैक्स्ड आई कैन फोकस, जिस पर मुकम्मल तौर पर खुली हुई आँख फोकस कर सकती है, उसे देख सकती है। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर, गोल शीशे कौन से होते हैं। स्फेरिकल का मतलब होता है गोल, तकरीबन गोल या बैजरी। अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज की स्पेलिंग ये बच्ची गलत करती है तो ये आप लोग ने ध्यान रखना है, HWHOSE आपने हमेशा याद लिखनी है स्पेलिंग। आ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट, जिसकी बाहर वाली सतह, जो पॉलिश वाली सतह होती है, हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, इज़ कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसकी चमकीली सतह जो होती है वो एक खोखले कुरे का हिस्सा होती है, वो पूरा ग्लास का होता है, मतलब ग्लास की कोई बॉल है तो उसके अंदर से काट कर जो निकाला हुआ शीशा होता है जिसकी बाहर वाली सतह रिफ्लेक्शन होती है। हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट, जिसकी चमकीली सतह जो पॉलिश की हुई होती है वो एक खोखले ग्लास का हिस्सा होती है, और प्लास्टिक या किसी प्लास्टिक का, इस कार स्फेरिकल मिरर, उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। मतलब गोल शीशे जो होते हैं ना वो स्फेरिकल मिरर होते हैं, जैसा कि गाड़ी के साइड मिरर होता है वो भी गोल होता है। आमतौर पे जो परेडो गाड़ी होती है उसके साइड पे बड़े गोल से शीशे लगे हुए होते हैं, या फिर मरी जाते हुए मोड़ों पर गोल शीशे होते हैं, तो वो सारे स्फेरिकल मिरर होते हैं, उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। एन ऑप्टिकल फाइबर, एक ऑप्टिकल फाइबर, वाट आर ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर क्या होते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर, एक ऑप्टिकल फाइबर, केबल इज़ आ, एक केबल होती है, एक मोटी सी तार होती है, बंडल सा बना होता है, आप ग्लास फाइबर, शीशे के
रेशों का विद थिकनेस ऑफ आ ह्यूमन हेयर, जिसकी मोटाई इंसान के बाल के बराबर होती है। एन आउटर कंसेंट्रिक शेल इज कॉल्ड क्लेडिंग, इसके बाहर एक ही सेंटर वाले खोल होते हैं। कंसेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर वाले खोल होते हैं जिसको क्लेडिंग कहा जाता है। एंड द क्लेडिंग इज मेड ऑफ ग्लास, और जो क्लेडिंग होती है वो ग्लास की बनी होती है, शीशे की बनी हुई होती है। आर प्लास्टिक, यहाँ पर प्लास्टिक की बनी होती है। बट आर रिलेटिवली लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लेकिन उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा कम होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से क्या मुराद है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस, फोकल लेंथ एक फासला होता है। फ्रॉम द पोल, पोल का मतलब होता है किसी लेंस का किनारा, टू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस तक, मयर्ड अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ पैमाइश की जाती है। तो प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ क्या होती है? प्रिंसिपल फोकस का जो फोकस के ऊपर जो फोकल लेंथ होती है वो मैं डायग्राम से बताता हूँ, एक मिनट। तो ये पहले वाली मैंने डायग्राम खोली है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ना, उसे फोकल लेंथ कहेंगे। कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रिंसिपल फोकस है, और ये सारी जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्रिंसिपल फोकस का जो फासला होता है दरमियान से, यानी कि पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से, उसे फोकल लेंथ कहते हैं। बता दिए फोकल लेंथ की डेफिनेशन। अब है राइट टू यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो इस्तेमाल बताने हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज टू स्टडी बैक्टीरिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया का मुताला करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट, और छोटी छोटी दूसरी चीज़ों का मुताला करने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर रिसर्च इन सेवरल फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के काफ़ी ज़्यादा मैदानों में ये तहकीक करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। लाइक माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हो, बॉटनी हो, जियोलॉजी हो और जेनेटिक्स वगैरह हो। तो इन मुख्तलिफ फील्ड के अंदर भी ये इस्तेमाल होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। राइट टू करेक्टरिस्टिक ऑफ फोकस ऑफ आ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के जो फोकस होता है ना उसकी दो खसूसियात बतानी है। दी फोकस इज द फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, दी फोकस जो होता है ना वो सामने वाली साइड पे होता है जो कनकेव मिरर का होता है। दी फोकस इज रियल एज द रेज ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट अ पॉइंट, उसका जो फोकस होता है प्रिंसिपल फोकस या फोकस वो रियल होता है, क्योंकि जो रेज होती हैं ना वो हकीकत में आकर कन्वर्ज होती हैं। कन्वर्ज का मतलब होता है मुड़ जाती हैं फोकस पॉइंट के ऊपर, हमेशा आकर हकीकत में आकर मुड़ रही होती हैं, इकट्ठी हो रही होती हैं। डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की तारीफ करें। एंड ऑप्टिकल सेंटर फॉर अ लेंस, और एक लेंस के लिए जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसकी भी तारीफ करें। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ईच ऑफ द टू सर्फेसिस ऑफ आ स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर की दोनों सतहें होती हैं ना, यहाँ ई सिंगल आएगा, ये डबल ई लगा हुआ है, तो दोनों सतहें होती हैं लेंस की। इज़ आ सेक्शन ऑफ आ स्फीयर, वो एक स्फीयर का टुकड़ा होती हैं। द लाइन पासिंग थ्रू, वो लाइन जो उनके दरमियान से गुजरती है। थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब मुड़े हुए जो उनकी सतहें होती हैं उनका जो सेंटर होता है वहाँ पर जोड़ने वाली जो लाइन होती है या उनमें से गुजरने वाली जो लाइन होती है ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अपने दिमाग में डायग्राम में को सोचें तो आपको पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस उनके दरमियान में होती है। यानी कि आप देखो कि ये वाला गोल इस आपके पास सफ़ियर है और एक आपके पास ये गोल सफ़ियर है, तो ये दोनों गोल सफ़ियर को के अंदर से इतना हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा दरमियान वाला, ये काट कर लेंस बनाया जाता है। तो अब इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक दरमियान में जो इनके सेंटर हैं उनको जोड़ने वाली ये जो लाइन होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो ये इस बात का मतलब बन रहा है जो बात यहाँ पर मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर ये जो लेंस के दरमियान वाली जगह होती है जहाँ से रोशनी गुजरती है, तो बिल्कुल सीधी रोशनी गुजर जाती है, ऐसे मुड़ती ही नहीं है रोशनी की लाइन, उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन थी इसके ऊपर ये वाला जो पॉइंट है
आ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस, लेंस के बिल्कुल सेंटर में, ये देखा ना ये वाला लेंस है तो उसके सेंटर में ये वाला इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, उसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। वेयर आर ब्रैंकोस्कोप एंड गैस्ट्रोस्कोप, ब्रैंकोस्कोप और गैस्ट्रोस्कोप, वेयर आर ब्रैंकोस्कोप एंड गैस्ट्रोस्कोप यूज्ड, यहाँ पर यूज भी आना है। ब्रैंकोस्कोप और गैस्ट्रोस्कोप कहाँ पर यूज़ होती हैं? ब्रैंकोस्कोप इज़ अ टाइप ऑफ एंडोस्कोप, ब्रैंकोस्कोप एक एंडोस्कोप की किस्म होती है विच इज़ यूज टू एग्जामाइन थ्रोट, जो गले का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होती है। गैस्ट्रोस्कोप इज़ अ टाइप ऑफ एंडोस्कोप, ये भी एंडोस्कोप की, एंडोस्कोप का मतलब है अंदर से देखना, तो अंदर से देखने वाली जो आला है उसकी एक किस्म होती है विच इज़ यूज टू एग्जामाइन स्टोमक, जो हमारे मैदे का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होती है। राइट एनी टू यूजेज ऑफ लेंसेज, लेंसेज के दो इस्तेमाल बनाए। लेंसेज आर यूज इन ऑप्टिकल डिवाइसेज सच एज कैमरा, रोशनी के आलात के अंदर लेंसेज इस्तेमाल होते हैं जैसा कि कैमरा है, आई ग्लासेज हैं, आँख के शीशे हैं यानी कि ऐनक है, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में टेलीस्कोप दूर से देखने वाली चीज़ों को, माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को देखना और टेलीस्कोप दूर से देखने वाली चीज़ों को, दूर पड़ी हुई चीज़ों को देखने वाला आले में, और प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर मतलब जो रोशनी के तस्वीरें के लिए प्रोजेक्टर बनाए जाते हैं तो उनके अंदर लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या फ़र्क है? पोल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का दरमियान वाला जो नुक्ता होता है उसको पोल कहते हैं। ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। मतलब ये कि अगर हमारे पास एक ये लेंस बना हुआ है, ये लेंस बना हुआ है तो इसका ये वाला जो नुक्ता है, यहाँ पर जो नुक्ता आएगा वो इसका पोल कहलाएगा। दूसरे अल्फाज में पोल को आप ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हो, ये ऑप्टिकल सेंटर भी आप इसे कह सकते हो पोल को। जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? आ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, एक स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता है। द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इस स्फीयर का सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर ये एक स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, इन दोनों का ये वाला हिस्सा इतना काट कर एक लेंस बनाया जाता है, तो इसका जो सेंटर है ना, इस स्फीयर का सेंटर हो या इस स्फीयर का सेंटर हो, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो ये जो है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। राइट मेडिकल यूज़ ऑफ लाइट पाइप, रोशनी के पाइप का मेडिकल इस्तेमाल बताएं। लाइट पाइप इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर, लाइट पाइप डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं टू व्यू इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ताकि इंसान के जिस्म के अंदर देख सकें, यानी कि हमारे पेट के अंदर, हमारे मैदे में देख सकें। दे कैन आल्सो बी यूज टू ट्रांसमिट इमेज फ्राम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह इमेज को भेजने के लिए भी लाइट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ये भी पहले आ चुका है। डिफाइन पोल ऑफ ए मिरर, मिरर के पोल की तारीफ करें। पोल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस का दरमियान वाला नुक्ता होता है। ऑफ द स्फेरिकल मिरर, गोल शीशे का। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। व्हाट इज़ एंडोस्कोप, एंडोस्कोप क्या होता है? एंडोस्कोप इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला यानी कि मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होने वाला आला है। यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी, जो कि तलाश करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ का पता चलाना या किसी चीज़ के बारे में छानबीन करने के लिए इस्तेमाल करना। डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल पर्पस, डायग्नोस्टिक का मतलब पता चलाना और सर्जिकल का मतलब है कि सर्जरी करना यानी कि ऑपरेशन वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या फ़र्क है? रियल इमेज यूजुअली अपीयर इन्वर्टेड, रियल इमेज आमतौर पर उल्टी होती है। जी मिसाल के तौर पर, या फॉर एग्जांपल जी से एग्जाम्पलीग्रेशन कह सकते हैं आप। एग्जाम्पलीग्रेशन ग्रीक वर्ड है और उसको फॉर एग्जांपल बोला जाता है आम इंग्लिश में। कनकेव, कन्वेक्स, मिसाल से कनकेव हो या कन्वेक्स हो, उनसे बन सकती है ये रियल इमेज। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इसको किसी पर्दे से भी पर्दे पर भी ले सकते हैं। इन केस ऑफ मिरर, शीशे की सूरत में, द रियल इमेज लाइज फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो जो
रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है चमकीली सतह जो मोनोकस कर रही होती है उस सतह के बिल्कुल सामने होती है रियल इमेज। इन केस ऑफ लेंस, शीशे लेंस का मतलब होता है जो शीशा होता है आम, यानी कि ऐनक वाला शीशा। रियल इमेज लाइज ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो चीज़ के दूसरी तरफ होती है, एक तरफ चीज़ होती है तो दूसरी तरफ रियल इमेज बनती है। द लाइट रेज मीट एट अ फोकल पॉइंट, रोशनी की शुआएँ फोकल पॉइंट के ऊपर मिलती हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के बिल्कुल सामने। रियल इमेज दैट आर रियल एंड कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज हमेशा रियल होती हैं और उनको स्क्रीन पर ले सकते हैं। लाइट रेज मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन, रोशनी की शुआएँ रिफ्रैक्ट होने के बाद यानी कि शीशे में से गुजरने के बाद, मुड़ने के बाद वहाँ इकट्ठी हो रही होती हैं। अब ये वर्चुअल इमेज की खसूसियात हैं। वर्चुअल इमेज यूजुअली अपीयर, आमतौर पर जो वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज को आप मजाजी भी कह सकते हो, मजाजी शुबिया। तो वर्चुअल इमेज जो होती है वो आमतौर पर ज़ाहिर होती है इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब है सीधी। वर्चुअल इमेज के नॉट भी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसे पर्दे पर नहीं ले सकते, स्क्रीन पर नहीं ले सकते। इन केस ऑफ अ मिरर, एक शीशे की सूरत में, द वर्चुअल इमेज लाइज बिहाइंड द मिरर, वही मिरर के हमेशा पीछे बनती है। इन केस ऑफ लेंस, लेंस के लिए द इमेज लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये उसी तरफ बनती है जिस तरफ ऑब्जेक्ट होती है। द लाइट रेज मीट एट अ फोकल पॉइंट बिहाइंड द मिरर, जो रोशनी की शुआएँ होती हैं वो मिरर के पिछली साइड पे आपस में मिलती हैं। वर्चुअल इमेज आर नॉट रियल, ये वर्चुअल इमेज रियल नहीं होती हैं। इनके नॉट भी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, और इन्हें स्क्रीन पर नहीं आप इकट्ठा कर सकते। लाइट रेज डू नॉट मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ पर रोशनी की शुआएँ रिफ्रैक्ट होने के बाद मिलती ही नहीं है आपस में, इस वजह से वो वर्चुअल इमेज बना देती हैं। वाट इज़ फार साइटेडनेस, दूर नज़री क्या होती है। द डिसेबिलिटी ऑफ आई, आँख की नुक्स, डिसेबिलिटी का मतलब है आँख के अंदर नुक्स आ जाना, गलती आ जाना। ऑफ द आई टू फॉर्म डिस्टेंट इमेज के, डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाजे, वाजे तस्वीर बनाना, इमेज बनाना। ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट, करीब वाली चीज़ की, ऑन इट्स रेटिना, रेटिना के ऊपर। इज़ नोन एज फार साइटेडनेस, इसको फार साइटेडनेस कहते हैं। तो मतलब ये कि आँख इस काबिल नहीं रहती कि वो जो करीब वाली चीज़ है उसकी इमेज बना सके, यानी कि करीब वाली चीज़ को अगर आँख नहीं सही तरह देख पा रही तो इस बीमारी को कहा जाता है फार साइटेडनेस। मतलब ये कि वो दूर वाली चीज़ को देख लेती है आँख, करीब वाली चीज़ को नहीं देख पाती। तो इस तरह की जो बीमारी होती है वो फार साइटेडनेस होती है। उसकी वजह क्या होती है कि रेटिना के ऊपर उसकी इमेज नहीं बन रही होती। रेटिना हमारे आँख के पर्दे को कहते हैं, जहाँ पर जो देखने में काम आता है। डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग यानी कि बड़ा करने की ताकत की तारीफ करें। इट इज़ डिफाइंड एज, इसकी तारीफ ऐसे कर सकते हैं, द रेशियो, एक निस्बत, ऑफ द एंगल, एक एंगल की निस्बत, एंगल्स एक नहीं, एंगल से ज़्यादा एंगल की निस्बत, सबटेंडेड बाय द इमेज, जो इमेज से बनता है। सबटेंडेड का मतलब मेड आप कह सकते हो, सबटेंडेड और मेड एक जैसे ही वर्ड है। जो बनता है बाय द इमेज, इमेज से, एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस, जब आप उसे ऑप्टिकल डिवाइस में से देखते हो यानी कि किसी शीशे में से देखते हो। टू दैट, उस एंगल से, सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, जब वो किसी ऑब्जेक्ट से बनता है। एट द अनएडेड आई, जब आप नंगी आँख से देखते हो। तो इसका ये फार्मूला है m इज इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा। तो थीटा डैश कौन सा होगा, जो आप किसी लेंस में से देखोगे जब आप देखोगे किसी चीज़ को, और ये वाला जो थीटा होगा जब आप वैसे ही देखोगे बगैर किसी ऐनक लगाए। तो तब जो एंगल बनेगा, जब तब जो उसकी ताकत होगी, पावर होगी, उसे मैग्नीफाइंग पावर कहेंगे। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब ये है कि कितना बड़ा करके कोई चीज़ दिखा सकती है। कोई सा भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई सी ऐनक या कोई सी दूरबीन या कोई सी माइक्रोस्कोप किसी चीज़ को कितना बड़ा करके दिखा सकती है, वो बड़ा करके दिखाना उसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो वो कितना बड़ा करके चीज़ को दिखाएगी तो वो उसकी मैग्नीफाइंग पावर होगी। तो लिहाजा मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला है वो है थीटा डैश ओवर थीटा। राइट नेम ऑफ टू काइंड्स ऑफ एंडोस्कोप, दो तरह के एंडोस्कोप के नाम बताएं। गैस्ट्रोस्कोप, द टाइप ऑफ एंडोस्कोप यूज टू एग्जामाइन स्टोमक, ऐसी एंडोस्कोप जो मैदे को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। और सिस्टोस्कोप, द टाइप ऑफ एंडोस्कोप विच इज़ यूज टू एग्जामाइन ब्लैडर, ये ऐसी स्कोप है जिसकी वजह से आप ब्लैडर को देख सकते हो। ब्लैडर का मतलब हमारे अंदर थैली है, जैसे कि गाल ब्लैडर वगैरह हो।
डिफाइन अकोमोडेशन, अकोमोडेशन की तारीफ करनी है। द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, आँख का जो शीशा होता है उसकी फोकल लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। इस कम ज़्यादा होने को अकोमोडेशन कहते हैं। इट इज़ लार्जर इन यंग पीपल, ये जब छोटे लोग होते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा छोटा होने की इनके अंदर सलाहियत होती है। वाइल इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग विद एज, जबकि ये एज के साथ, उम्र के साथ साथ कम होती चली जाती है। राइट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या शराइत है। कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दी रे ऑफ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये शराइतें होती हैं। दी रे ऑफ लाइट पासिस फ्राम अ डेंसर मीडियम विच इज़ लेस डेंस, तो रे ऑफ लाइट लाजमी तौर पर डेंसर मीडियम यानी कि गाढ़े मीडियम से हल्के मीडियम की तरफ ज़रूर जाए। दी एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो यानी कि टकराने वाला एंगल हो, इज़ ग्रेटर, वो ज़्यादा होना चाहिए दैन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की निस्बत। डिफाइन अकोमोडेशन, अकोमोडेशन की तारीफ हम पहले ही कर चुके हैं। और अगला सवाल है डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की हमने तारीफ कर दी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमने अभी तारीफ करनी है। तो ऊपर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने पहले ही याद कर ली हुई है ये वाली। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, वो स्फीयर का रेडियस होता है। ये एक स्फीयर है तो उसका ये वाला रेडियस है। ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट, जिसका स्फेरिकल मिरर हिस्सा है। तो इसको काट कर आपने अगर ऐसे एक स्फेरिकल मिरर निकाला हुआ है तो ये जो हिस्सा है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। राइट डाउन द काजेज एंड करेक्शन ऑफ मायोपिया, मायोपिया की जो बीमारी है उसकी क्या वजह होती है आप और उससे ठीक कैसे करोगे। तो मायोपिया के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। नियर साइटेडनेस यानी कि करीब नज़री, तो नियर साइटेडनेस को मायोपिया भी कहा जाता है। सम पीपल के नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, कुछ लोग डिस्टेंट का मतलब है दूर वाली चीज़ों को वाज़े तौर पर नहीं देख सकते। विदाउट द एड ऑफ स्पेक्टिकल्स, बगैर ऐनक के, स्पेक्टिकल का मतलब होता है ऐनक। कुछ लोग ऐनक का इस्तेमाल किए बगैर दूर वाली चीज़ों को सही तौर पर नहीं देख सकते। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज़ नोन एज शॉर्ट साइट और नियर साइटेडनेस। इस तरह का जो आँख के अंदर नुक्स आ जाता है उसको शॉर्ट साइट भी कहते हैं और नियर साइटेडनेस की बीमारी भी कहते हैं। इसी का नाम मायोपिया भी है। रीज़न इसकी क्या हो जाती है। मायोपिया मे बी ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, इसकी वजह ये हो सकती है कि इंसान की जो आई बॉल है, आँख का जो डेला है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। लाइट रेज फ्राम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, रोशनी की शुआएँ दूर से जो आती हैं, आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, वो रेटिना के सामने ही इकट्ठी हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं। एंड ब्लर्ड इमेज इज प्रोड्यूस्ड, और धुंधली सी इमेज पैदा होने लग जाती है। तो मायोपिया की करेक्शन कैसे करनी है। द नियर साइटेडनेस ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड, जो नियर साइटेडनेस की बीमारी है, करीब नज़री की बीमारी है, उसको आप ऐसे ठीक कर सकते हो। विद द ग्लास, एक शीशे के साथ, आर कंटैक्ट लेंस, या लेंस के साथ, दैट यूज डाइवर्जिंग लेंसेज, जिसके अंदर डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल होते हैं, बखेरने वाले लेंस इस्तेमाल होते हैं। वाट इज़ मीट बाय रियल फोकस, रियल फोकस से क्या मुराद है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ आ कनकेव आर कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव या कन्वर्जिंग मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, फ्राम आ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर से रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रोशनी की शुआएँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ आ रही होती हैं, कन्वर्ज टू आ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं, इसको एफ कहते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं ऑफ द मिरर, मिरर का। हैंस कनकेव मिरर आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, इसी वजह से उनको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, यानी कि झुकाने वाले मिरर या इकट्ठा करने वाले मिरर। सिंस रेज एक्चुअली पास थ्रू दिस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट में से शुआएँ हकीकत में गुजरती हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड रियल फोकस, इसीलिए इसके फोकस को भी रियल फोकस कहते हैं। ड्रा रे डायग्राम फॉर इमेज फार्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है उसकी रे डायग्राम आपने बनानी है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, जब ऑब्जेक्ट 2f से दूर होती है।
तो ये रे डायग्राम बनाई हुई है। जब ऑब्जेक्ट 2F से दूर है, ये 2F है, तो यहाँ पर आपने दूर ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो इधर से एक रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी लेकर जाएंगे, वो लेंस में से गुजरेगी, तो गुजरने के बाद वो इस फोकस में से ऐसे गुजरेगी। उसके बाद एक रे को आपने ऑप्टिकल सेंटर में से गुजारना है, जो कि बिल्कुल सीधी सीधी चली जाएगी। दूसरी रे इधर से फोकस में से गुजर कर आएगी और इधर ऐसे पैरेलल हो जाएगी। तो फोकस में से ये बच्ची से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, फोकस जो है ना यहाँ पर है, तो यहाँ से इमेज गुजारनी थी, तो उसके अंदर से आपने फोकस में से इमेज गुजारोगे तो आपके ऐसे पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर जब इमेज जब यहाँ पर रेज इकट्ठी हुई हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर इकट्ठी हुई हैं वहाँ पर आपने इस लाइन के साथ मिला देना है और ये इमेज बना देनी है। तो इस तरह से आपकी रे डायग्राम से ये रे डायग्राम कन्वेक्स लेंस के लिए तैयार हो गई है। अगला है इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। द इमेज इज़ एट बिटवीन F एंड 2F। जो इमेज है वो F और 2F के दरमियान में है। रियल है, रियल का मतलब है ये उल्टी है, इन्वर्टेड उल्टी है। स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटे साइज़ में है। तो ये इसकी खसूसियात भी बता देनी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोर एंड क्लेडिंग ऑफ अ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का कोर और क्लेडिंग क्या होता है, उनके अंदर फ़र्क बताना है। कोर क्या होता है, द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड कोर। तो फाइबर जो होता है ना, धागा जो होता है, रेशा होता है रोशनी वाला, उसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको कोर कहा जाता है। दैट कैरीज द लाइट, जो रोशनी को लेकर जाता है। द कोर इज़ मेड फ्राम ग्लास। ये कोर जो होता है ना शीशे का बना हुआ होता है, और प्लास्टिक, यहाँ पर प्लास्टिक का बना होता है। रिलेटिवली हाई इंडेक्स, इसका जो इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके रिफ्लेक्शन का जो इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है इसका। क्लेडिंग की डेफिनेशन पहले ही आप कर चुके हो। एन आउटर कंसेंट्रिक शेल, एक बाहर वाला गोल शेल होता है, इज़ कॉल्ड क्लेडिंग, उसको क्लेडिंग कहते हैं। द क्लेडिंग इज़ मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ये शीशे या प्लास्टिक का बना होता है। बट ऑफ रिलेटिवली लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लेकिन इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है, यानी कि कोर का ज़्यादा होता है तो इसका कम होता है। वाट इज़ मीन्ड बाय इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रोशनी का इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एवरी डे, ज़्यादातर चीज़ें रोज़ाना के दिनों में, वर्ल्ड आर नॉट स्मूथ, वो हमवार नहीं होती। ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोप की सतह पर। द रफ सरफेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों की जो रफ सतह होती है। रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट, रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं, मोड़ती हैं। इन मैनी डायरेक्शन, काफ़ी ज़्यादा सिमतों के अंदर। सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। मतलब ये जो हमवार सतह से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, अगर गैर हमवार सतह से रिफ्लेक्शन होगा, खुरदरी सतह से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो उसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। खुरदरी सतह वाला रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, जिससे रोशनी सारी बिखर जाएगी, मुख्तलिफ सिमतों में चली जाएगी। सम पीपल कैन नॉट डिफाइन नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस की तारीफ करें तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। राइट टू यूजेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के दो इस्तेमाल बताएं। यूजेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आर इन पाकिस्तान, ऑप्टिकल फाइबर इज़ बीइंग यूज। पाकिस्तान में ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल हो रहा है। इन टेलीफोन, टेलीफोन के अंदर एडवांस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा है। जो नया जदीद टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम आया उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। थाउजेंड ऑफ फ़ोन कॉल्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कैन बी लिसनड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। हज़ारों लाखों फ़ोन कॉल बगैर किसी डिस्टर्बेंस से हम सुन सकते हैं एक ही तार के ज़रिए से। व्हाट डू यू मीन बाय नियर पॉइंट ऑफ आई। आँख का नियर पॉइंट कौन सा होता है। द नियर पॉइंट ऑफ आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्राम द आई एट विच इट प्रोड्यूसेस अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना। दिस डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये पहले भी हम कर चुके हैं। अब है डिफाइन रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की तारीफ करें। अ स्मूथ सरफेस ऑफ सिल्वर रिफ्लेक्ट रेज ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन ओनली। अगर किसी सिल्वर की एक हमवार सतह हो तो वो रोशनी की शुआओं को सिर्फ एक ही सीमत में रिफ्लेक्ट करती हैं। दी रिफ्लेक्शन बाय दी स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह सा जो स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफाइन मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला की तारीफ करें। मिरर फार्मूला इज द रिलेशनशिप। मिरर फार्मूला एक ताल्लुक होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसी ऑब्जेक्ट के फासले के,
पी उसे कहते हैं इमेज डिस्टेंस, क्यू जो इमेज का फासला होता है उसे क्यू कहते हैं, फ्राम द मिरर शीशे से, एंड फोकल लेंथ एफ, और जो फोकल लेंथ होती है लेंस की वो या मिरर की एफ होती है। वी कैन राइट मिरर फार्मूला, हम मिरर फार्मूला को ऐसे लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में फ़र्क बताना है आपने। इंसिडेंट रे दी रे वो वाली शुआ हिट्स और फॉल्स जो टकराती है या गिरती है ऑन एन ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के ऊपर, आरा मटीरियल या किसी मादे के ऊपर, इनिशियली शुरू में इज़ नोन एज इंसिडेंट रे, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे द रे विच गेट रिफ्लेक्शन, वो रे जो रिफ्लेक्ट हो जाती है आफ्टर हीटिंग टकराने के बाद द ऑब्जेक्ट के साथ, इज़ नोन एज उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, मुड़कर जाने वाली शुआ। डिफाइन प्रिज्म की तारीफ करें तो प्रिज्म शीशे का एक टुकड़ा होता है। प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, प्रिज्म एक चमकीली सी चीज़ होती है विद एट लीस्ट 2 पॉलिश्ड प्लेन सरफेसेस, जिसके 2 पॉलिश किए हुए प्लेन साफ सतहें होती हैं। इनक्लाइंड टूवर्ड ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई होती हैं। फ्राम विच लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड, जहाँ से रोशनी मुड़ती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ 2 कन्वर्जिंग लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 2 कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, यानी कि झुकाने वाले लेंस होते हैं। दी ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आईपीस होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटी छोटी चीज़ों की साखत का पता चलाने के लिए ये इस्तेमाल होती है। डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड राइट इस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस की तारीफ करें और इसका फार्मूला भी बताएं। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज, पावर ऑफ लेंस ऐसे तारीफ करते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, किसी लेंस की फोकल लेंथ का उल्टा लेना जो कि मीटर में दी हुई हो फोकल लेंथ, तो उसे कहा जाता है पावर ऑफ लेंस। फार्मूला इसका क्या है? P इज इक्वल टू 1/f। राइट डाउन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस एंड वाटर, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आइस का बताना है। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है और वाटर का 1.33 है। डिफाइन एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी की आपने तारीफ करनी है। एंडोस्कोपी इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, एंडोस्कोपी एक दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला या अस्पताल में इस्तेमाल होने वाला आला होता है। यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल पर्पज़, जो पता चलाने के लिए इस्तेमाल होता है और इलाज करने के लिए जब ऑपरेशन किया जा रहा होता है उस वक्त इस्तेमाल होता है। पहले भी ये डेफिनेशन आ चुकी है। डिफरेंस बिटवीन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क है? टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को देखने के लिए होती है। टेलीस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप एक ऐसा आला होता है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा आला होता है विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। यूजिंग लेंस और मिरर, लेंस और मिरर को इस्तेमाल करके लेंसेज और शीशों को इस्तेमाल करता है। माइक्रोस्कोप क्या होती है? माइक्रोस्कोप हैज़ 2 कन्वर्जिंग लेंस, माइक्रोस्कोप के 2 मोड़ने वाले लेंसेज होते हैं। विच इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो छोटी छोटी चीज़ों की साखत का पता चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ तक हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लाइट के बारे में जो चैप्टर था, इसमें से काफ़ी ज़्यादा सवाल बोर्ड के पेपर में आते हैं, तो आप लोग इनको लाजमी एक बार सुनिएगा और दूसरे दोस्तों को भी ये बताएं ताकि सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।